क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। और बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई? कैसी चल रही है पढ़ाई? बताइए भाई, बताओ बताओ कैसे चल रही है पढ़ाई। और अब की बार जेआरएफ निकालो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, जेआरएफ चाहिए। वी वांट्स ओनली जेआरएफ। हमें जेआरएफ से नीचे कुछ नहीं चाहिए, जेआरएफ से ऊपर चाहिए हमें। ठीक है, हमें जेआरएफ से ज़्यादा कुछ चाहिए, जेआरएफ से कम नहीं चाहिए। उसके लिए चाहे हमें जीना पड़े चाहे मरना पड़े। तो भाई लोगों, हाँ, ये है हमारा मॉडल पेपर 4। इसका जो पहला भाग था 1 से 20 क्वेश्चनों का, वो मैंने कल करवा दिया था। और बाकी के जो 21 से और आगे के क्वेश्चन है वो हम आज करेंगे। ठीक है जी। तो यदि आप इस मॉडल पेपर को लेना चाहो तो मॉडल पेपर ले सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर है ये आपके सामने, 7891350470। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत गजब वाले क्वेश्चन हैं, और जो अब एग्ज़ाम हो रहा है उसी के बेस पर पेपर हैं ये सारे के सारे, उसी को ध्यान में रखते हुए। बताओ भाई, पहला क्वेश्चन, डाटा का स्क्रैबलिंग किस नाम से जाना जाता है? डाटा का स्क्रैबलिंग किस नाम से जाना जाता है? सॉर्टिंग के नाम से, फायरबॉल के नाम से, पासवर्ड प्रूफिंग के नाम से, या इनक्रिप्शन के नाम से? बताओ, डाटा का स्क्रैबलिंग किस नाम से जाना जाता है? सॉर्टिंग, फायरबॉल, पासवर्ड प्रूफिंग, या इनक्रिप्शन? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताओ। देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर होगा इनक्रिप्शन। ठीक है, डाटा का स्क्रैबलिंग किस नाम से जाना जाता है? इनक्रिप्शन के नाम से। किसके नाम से? इनक्रिप्शन के नाम से। अगला क्वेश्चन 22वां, 1 मेगावाट लगभग के बराबर होता है? 1000 बाइट, 1000 बिट, 1 मिलियन बिट, 2 मिलियन बिट। बताओ, 1 मेगावाट लगभग के समान होता है। अरे भाई लोगों, 1 मेगावाट होता है जो 1 मिलियन बिट्स के बराबर होता है। किसके? 1 मिलियन बिट्स के बराबर, मतलब 10 लाख बिट के बराबर। यह भी ध्यान में रखना, किसके बराबर? 10 लाख बिट्स के बराबर, क्योंकि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। अगला क्वेश्चन, MPEG का फुल फॉर्म बताओ। MPEG का फुल फॉर्म मोशन पिक्चर इफेक्ट्स गाइड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी की बात की जाए, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट पेजेस इफेक्टिव गाइड। ऑप्शन सी की बात की जाए, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन डी की बात की जाए, मॉड्यूलेटेड पेजेस इफेक्ट टाइप। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन नंबर 22वां। 1 मिनट कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 23वां। बहुत शानदार क्वेश्चन, आंसर दो भाई इसका। अरे मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर है क्या? मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या है? मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में Ctrl+U का प्रयोग किस में किया जाता है? बताओ, MS वर्ड में Ctrl+U कमांड निम्न में से क्या करता है? देखो यहाँ पर 23वां क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, 23वें क्वेश्चन 2 बार डाल दिए मैंने। MS वर्ड में Ctrl+U कमांड्स निम्न में से क्या करता है? तो ध्यान दो, Ctrl+U का मतलब होता है अंडरलाइन। क्या होता है? अंडरलाइन। क्या होता है? अंडरलाइन। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है भाई, आंसर सभी को देना है। सॉरी डार्लिंग, सॉरी। यस। क्वेश्चन नंबर 24, एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है यदि, ऑप्शन ए इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी असत्य हो, ऑप्शन बी इसके आधार वाक्य सत्य परंतु निष्कर्ष असत्य हो, ऑप्शन सी इसके आधार वाक्य असत्य परंतु निष्कर्ष सत्य हो, ऑप्शन डी इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सत्य हो। बताओ क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? बहुत गजब का क्वेश्चन है, आंसर सभी को देना है। देखो भाई लोगों, जो एक देखो निगमनात्मक आगमनात्मक मैं समझाता हूँ यहाँ पर क्या होगा आंसर, क्यों आएगा ये।
देखो ऑप्शन ए, देखो सबसे पहले तो मैं निगमनात्मक के बारे में बताता हूँ कि निगमनात्मक होता क्या है। तो जो निगमनात्मक तर्क होता है उसमें क्या होता है कि जो निष्कर्ष होता है वो पूर्ण रूप से आधार वाक्यों से निकलता है, पहली बात। दूसरी बात, जो निष्कर्ष होता है वो आधार वाक्यों से विस्तृत नहीं हो सकता, ठीक है। ये दो बात है। अब ये वैध अवैध कैसे होता है, तो इसकी स्थिति मैं बताता हूँ। पहली स्थिति क्या होती है कि यदि आधार वाक्य सत्य हो तो निष्कर्ष सत्य ही निकलना चाहिए। आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष सत्य ही निकलना चाहिए, पहली बात बिल्कुल। दूसरी बात, यदि आधार वाक्य गलत हैं तो भी निष्कर्ष सत्य ही निकलना चाहिए, निकले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष सत्य ही निकलना चाहिए। आधार वाक्य सत्य असत्य, यदि आधार वाक्य असत्य है और निष्कर्ष सत्य निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और यदि अब देखो, ठीक है, ये दो स्थितियां हैं, इनको ध्यान में रखना है आपको। पहली स्थिति, आधार वाक्य सत्य तो निष्कर्ष सत्य निकलना चाहिए। आधार वाक्य असत्य है तो निष्कर्ष सत्य निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैध बात होगी। जो निगमनात्मक तर्क है वो वैध होगा। और यदि असत्य निकलता है तो भी वो वैध होगा। यदि आधार वाक्य असत्य है और निष्कर्ष असत्य निकलता है तो उस स्थिति में भी वैध ही होगा, क्योंकि गलत कोई चीज़ गलत है उससे गलत निष्कर्ष निकल रहा है तो बात सही है, लेकिन कोई बात सही है और उससे गलत निष्कर्ष निकाल रहे हो तो बात बहुत गलत है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं हम, इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी असत्य हों, ये बात यहाँ पर बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है। इसके आधार वाक्य सत्य परंतु निष्कर्ष असत्य है। इसके आधार वाक्य सत्य परंतु निष्कर्ष असत्य है। इसके आधार वाक्य असत्य परंतु निष्कर्ष सत्य है। इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा भाई, बी, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, कि आधार वाक्य सत्य है लेकिन निष्कर्ष असत्य है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, ना कि ऑप्शन ए। मैंने अभी ऑप्शन ए बता दिया तो वो गलत था। ऑप्शन बी होगा कि यदि आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष सत्य ही निकलना चाहिए भाई। यदि निष्कर्ष असत्य निकलता है तो वो अवैध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है, बताओ वर्तमान समय में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है। स्वतः अध्ययन, आमने सामने अध्ययन, ई लर्निंग, मिश्रित अध्ययन। बताओ क्वेश्चन नंबर 25 है कि वर्तमान समय में अध्ययन की कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा प्रभावी है। भाई लोगों, प्रेजेंट टाइम में देखी जाए वर्तमान समय में तो ऑनलाइन, जो ऑनलाइन लर्निंग होता है, जो ई लर्निंग होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में ई लर्निंग सबसे ज़्यादा प्रभावी है, ऑनलाइन लर्निंग सबसे ज़्यादा प्रभावी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। सामान्य प्रायिक वक्र रेखा का होना चाहिए। सामान्य प्रायिक वक्र रेखा का होना चाहिए सकारात्मक रूप से विषम, नकारात्मक रूप से विषम, तुंग का कोदि विषम, शून्य विषम। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो कि सामान्य प्रायिक वक्र रेखा का होना चाहिए। बताओ, ये देखो स्टैटिक का क्वेश्चन है। स्टैटिक के ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। देखो हमारे जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें स्टैटिक का या तो सैम्पलिंग से क्वेश्चन आता है, या एप टेस्ट से आता है, या काई स्क्वायर टेस्ट से आता है, या कोरिलेशन से आता है। ये चार टॉपिक हैं जो स्टैटिक के हैं जिनके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। एक क्वेश्चन हर बार बनता है, मोस्टली सैम्पलिंग का क्वेश्चन बनता है, लेकिन कुछ कुछ बार ऐसा होता है कि ऐप टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये एक ऐप टेस्ट का क्वेश्चन है, 26वां है। देखो शून्य विषम, सामान्य प्रायिक वक्र रेखा का होना चाहिए शून्य विषम। देखो ये मैंने ऐप टेस्ट में अच्छे तरीके से समझा दिया था, डायग्राम बना के। इस तरीके का डायग्राम बनता है इसमें, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा हो तो 0 0 1 1 इस तरीके से दायां बायां भी होता है। ये 1 है, ये 0 है, इस तरीके से दायां और बायां भी होता है ये। अगला क्वेश्चन 27वां, सुमेलित नहीं है। बताओ यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। योजना और कार्यक्रम है संबंधित तथ्य है। पहला, राइज योजना
दूसरा ई यंत्र कार्यक्रम, तीसरा स्वयं योजना, चौथा इम्प्रिंट योजना। यदि संबंधित तथ्य बात देखी जाए तो यहाँ पर बताना है कौन सा गलत है। देखो अब मैं बताता हूँ। योजना राइज योजना क्या होता है? अधोसंरचना है। ई यंत्र कार्यक्रम व्यवहारिक दृष्टिकोण के हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ अगली पीढ़ी को तैयार करना। स्वयं योजना क्या है? प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। इम्प्रिंट योजना क्या है? तकनीकी में नवाचार के साथ अनुसंधान को बढ़ावा देना। बताओ क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर एक, यदि पूरा याद नहीं है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे बिल्कुल सही कर दोगे। ई यंत्र कार्यक्रम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित होगा, ऑनलाइन से संबंधित होगा, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन को दिखा रहा है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ अगली पीढ़ी को तैयार करना। यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। ये सारा मैंने बहुत गजब तरीके से पढ़ाया है। राइज योजना, स्वयं योजना और इम्प्रिंट योजना, ये सभी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पर ये गलत है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेके बार बार पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 28वां, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किन कारणों से है? समाज को समावेशी बनाने के लिए, बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु, मूल्यों से अवगत कराने हेतु, कुट एक, ओनली पहला दूसरा, ओनली दूसरा तीसरा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर दो कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किन कारणों से है। देखो मूल्य शिक्षा के बारे में आप जानते हो कि नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा बात एक ही होती है, समथिंग समथिंग थोड़ा थोड़ा देखी जाए तो मूल्य शिक्षा और नैतिक शिक्षा दोनों एक ही होता है, ठीक है। ये हमारे मूल्य शिक्षा क्या होता है? हमारा सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है, सर्वांगीण विकास। देखो यहाँ पर सभी हैं, समाज को समावेशी बनाने के लिए, बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु, मूल्यों से अवगत कराने हेतु। पीडीएफ ले लो भाई यहाँ से 7891350470 से। अगला क्वेश्चन, नैक का क्या उद्देश्य है? पहला, उच्चतर शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण करना। दूसरा, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में उत्तरदायित्व स्वायत्ता को प्रोत्साहित करना। तीसरा, पाठ्यक्रम निर्धारित करना। चौथा, आकस्मिक वातावरण बनाने में सहायता करना। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखो हमारा एक साइकोलॉजी रहता है, जिस साइड मेरा फोटो रहता है उसी साइड मेरा चेहरा अपने आप चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29वें का सही आंसर दो। अरे भाई लोगों, नैक का क्या उद्देश्य हो सकता है? नैक का उद्देश्य हो सकता है उच्चतर शिक्षण संस्थानों को में उत्तरदायित्व स्वायत्ता को प्रोत्साहित करना। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में उत्तरदायित्व स्वायत्ता को प्रोत्साहित करना। कौन सा क्वेश्चन है? 30वां है, मिलान करना है। एक साइड है चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली, और नवधान्य आंदोलन, एपिको आंदोलन। दूसरी साइड है केरल में वनों के संरक्षण के लिए, वृक्षों के संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, जैव विविधता संरक्षण के लिए कर्नाटक में वन संरक्षण के लिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चार हैं। मिलान करके बताओ कि क्या आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत गजब का है, सच्ची ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इफेक्टिव क्वेश्चन है, प्रभावित करने वाला। अरे मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर मैं बताता हूँ, आपने नहीं दिया होगा मेरे को पता है। दो आंसर यार, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चनों के आंसर नहीं दोगे तो फिर होगा ही क्या। देखो चिपको आंदोलन वृक्षों के संरक्षण के लिए थे, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, और उत्तराखंड में शुरू हुआ था ये। जो पहले जो जहाँ शुरू हुआ था ये, वो क्षेत्र पहले यूपी में था, लेकिन अब वो उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली केरल में है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नवधान्य आंदोलन, जो नवधान्य आंदोलन है वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए है। एपिको आंदोलन कर्नाटक के वन संरक्षण के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31वां,
लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड को मिलाओ। लिस्ट सेकंड में कुछ दिए हुए हैं, डेट हैं, और लिस्ट फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेज का नाम है, जैसे विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व प्राकृतिक आवास दिवस, विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 16 सितंबर, 22 अप्रैल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी से मिलान करके बताओ कि 31वें में से ये आंसर क्या होगा। अरे प्यारे साथियों, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले देखी जाए, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन 32वां, संस्थागत संप्रेषण को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है। बताओ भाई, अरे बताओ कि संस्थागत संप्रेषण को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, समूह संप्रेषण, जनसंचार। देखो प्यारे साथियों, मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या होगा। देखो, संस्थागत संप्रेषण को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है, समूह संप्रेषण के। अगला क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षक किस प्रक्रिया पर तत्काल नियंत्रण रखता है। कक्षा में शिक्षक किस प्रक्रिया पर तत्काल नियंत्रण रखता है। श्रवण पर, स्वयं व संप्रेषण की चयनित पद्धतियों पर, संप्रेषण के माध्यम, प्रतिपुष्टि प्रौद्योगिकी व श्रोताओं पर। बताओ, कक्षा में शिक्षक किस प्रक्रिया पर तत्काल नियंत्रण रखता है। देखो, इस क्लास को मैं लाइव भी चला सकता था, लेकिन वहाँ पर हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए इन क्लासेज को मैं पैरामीटर पर लगाता हूँ, जिससे आपका टाइम बच सके, कम टाइम में आपको ज़्यादा और ज़्यादा बेस्ट कंटेंट मिल सके। ठीक है, देखो साथियों, यहाँ पर सही आंसर होगा स्वयं व संप्रेषण की चयनित पद्धतियाँ। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में शिक्षार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण कब। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, एक कक्षा में शिक्षार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक व बाह्य लाभ क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कि एक कक्षा में शिक्षार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक व बाह्य लाभ क्या कहलाते हैं। गॉसिप कहलाते हैं, विखंडन कहलाते हैं, शोर कहलाते हैं, या प्रतिपुष्टि कहलाते हैं। अरे भाई लोगों, देखो, एक कक्षा में शिक्षार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण करने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ये शब्द मेन, आंतरिक और बाह्य लाभ क्या होते हैं, शोर कहलाते हैं। देखो, शोर क्या होता है कि संप्रेषण प्रक्रिया में जो अवरोध होती हैं, जो बाधाएं होती हैं, उनको शोर कहते हैं। ठीक है, मीडिया शब्द किस लैटिन भाषा के शब्द से निकला है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 35वां है कि मीडिया शब्द किस लैटिन भाषा के शब्द से निकला है। मीडियम से, मिडी से, मिड से, मेडिन से। बताओ, मीडियम, मिडी, मिड और मेडिन। अरे भाई लोगों, देखो मैं बताता हूँ, जो मीडिया शब्द है वो मीडियम से निकला है। किससे, मीडियम से। कथन और निष्कर्ष, दो कथन है। पहला कथन है कि सभी सेब संतरे हैं। दूसरा कथन है कुछ संतरे पपीते हैं। दो निष्कर्ष निकले। पहला निष्कर्ष कुछ सेब पपीते हैं, दूसरा निष्कर्ष निकला कुछ पपीते सेब हैं। ठीक है जी, दो कथन हैं, दो निष्कर्ष हैं, और इनसे ये टोटल 4 ऑप्शन है। बताओ, गोला बना के आप इस क्वेश्चन को सही करना है आपको। गोले बना के, ऐसे मैं नहीं समझाऊंगा कैसे होगा, आपको बताना है। इस तरीके से गोले बनेंगे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे, 100% सही कर दोगे। मैं बताऊंगा एक तरीका, आप खुद को सोल्व करोगे तो आप 1000 तरीके निकाल सकते हो इसको सोल्व करने की। नहीं आ रहा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जाके बोल दो कि सर नहीं समझ में आ रहा, या सर आपको 100% टेलीग्राम पर समझाएंगे, लेकिन
यहाँ नहीं समझाएंगे मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन 37वां। यदि कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है तो निम्न तर्क वाक्यों में से कौन सा सही है? बताओ, यदि कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है तो निम्न तर्क वाक्यों में से कौन सा सही है? कोई अदार्शनिक वैज्ञानिक नहीं है, सभी वैज्ञानिक अदार्शनिक हैं, कुछ दार्शनिक वैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक हैं। तो देखो भाई लोगों, कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है तो कौन सा तर्क वाक्य सही है? सभी वैज्ञानिक अदार्शनिक हैं। क्या होगा? सभी वैज्ञानिक अदार्शनिक हैं। 38वां क्वेश्चन। संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कहलाता है। संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कहलाता है। पहला एक वैध तर्क, दूसरा एक निष्कर्ष, तीसरा एक तर्क, चौथा एक स्पष्टीकरण। 38वें क्वेश्चन का आंसर दो। देखो, संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? एक वैध तर्क कहलाता है। क्या? एक वैध तर्क कहलाता है। 39वां क्वेश्चन। कथन और निष्कर्ष। दो कथन है। कोई लड़की तोता नहीं होती, सौम्या एक लड़की है। दो निष्कर्ष निकले। सौम्या एक तोता नहीं हो, सौम्या एक तोता नहीं है, सभी लड़कियां सौम्या नहीं है। टोटल 4 कुट है। पहला है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, दूसरा है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तीसरा है या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, चौथा है न निष्कर्ष फर्स्ट न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ठोको भाई। क्वेश्चन नंबर 39 में सही आंसर क्या होगा? अरे भाई लोगों, यहाँ पर क्या होगा? केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्या होगा? कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन। LMOS लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स किस सम्मेलन से संबंधित है? LMOS लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स किस सम्मेलन से संबंधित है? नायोगा प्रोटोकॉल से, कार्टागेना प्रोटोकॉल से, पेरिस सम्मेलन से या क्योटो प्रोटोकॉल से? अरे भाई लोगों, यहाँ पर सही आंसर होगा कार्टागेना प्रोटोकॉल से। कौन से? कार्टागेना प्रोटोकॉल से। अगला क्वेश्चन 41वां। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई है। यदि वह 325 में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत बचाओ। देखो, यहां पर होगा क्या? 6 होगा। मैं बताता हूं कि 6 क्यों होगा। देखो, सिंपल सा अपना एक दिमाग लगा लो। यहाँ पर पहले तो खुद कोशिश करो। 300 की वस्तु है, 20% लाभ पर बेची गई, ठीक है? तो इससे 1% का मान आ जाता है 3, ठीक है? 325 में अब आया 325, कितना है? 8 या 24 समथिंग 6%, ठीक है? इस तरीके से निकाल सकते हो आप। और बाकी नहीं समझ में आया, कोशिश करो, बिल्कुल सिंपल सा है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे, इस क्वेश्चन को 100% बहुत सही ढंग से सॉल्व कर दोगे। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सोल्व करके बताओ। नहीं आता है, टेलीग्राम ग्रुप पड़ा हुआ है नीचे, वहाँ पर बोलो कि सर इस क्वेश्चन को समझाओ, स्क्रीनशॉट भेज देना, सर बिल्कुल डिटेल से समझा देंगे। लेकिन वहाँ भेजना, यहाँ खुद कोशिश करो। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको,
इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। ये है भाई हमारा पैसेज 41 से 45 क्वेश्चनों का, ठीक है। और उसके अलावा देखी जाए ये है हमारा DI यहाँ पर केवल 4 क्वेश्चनों का है, ठीक है। और ये है हमारी DI की आंसर की, और हमने पहले आपको वैसी आंसर की दे दी। और PDF लेना चाहो तो PDF ले लो, 50 क्वेश्चनों का सेट रहेगा। अपना स्कोर चेक कर लेना, पेपर बिल्कुल इसी लेवल का आएगा। थैंक्स देखने के लिए सभी को, बाय।